ये है रेशमी जुल्फों का सवेरा न तड़ पाइए, जहाँ तक महक है मेरे ये सुबहों की। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से बायोटेक्नोलॉजी के क्लास सेकंड पे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ चीज़ों को कि आज के जीवन में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ऐसा रोल प्ले कर रही है जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया, और आने वाले कुछ सालों में हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हम जीन के एम्प्लीफिकेशन के द्वारा, जीन के मॉडिफिकेशन के द्वारा हम कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। किसी डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, है ना, नई नई वैरायटीज़ बना सकते हैं। मतलब हम अपने हिसाब से नेचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सही है या गलत है ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, लेकिन हम लोग कर यही रहे हैं। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में हो क्या रहा है, वो जीन, वो क्या कर रहे हैं कि जीन पे काम कर रहे हैं। और जीन जो है, जीन हमारा बायोलॉजी साइंस का मॉलिक्यूलर लेवल है। क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे केमिस्ट्री में आपका एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सहायता से आज हम क्या क्या कर रहे हैं, कितनी मैकेनिज्म केमिस्ट्री में कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं। तो वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं कि नेचर का जो सबसे मॉलिक्यूलर लेवल जिसको हम जीन कहते हैं, इस जीन के लेवल पे पहुंच के हम क्या कर रहे हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन करने के बाद हम अपने हिसाब से, हम अपने अपने कैरेक्टर को, अपने अपने, जैसे मान लीजिए कोई फल है, टमाटर है, तो टमाटर को बड़ा करना। जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं जिसमें चाइना ने देखिए कितना ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी पे काम किया। तो उन्होंने गन्ने के पेड़ को बाँस के साथ जो है मतलब मैचअप कराया। जैसे गन्ने का पेड़ और बाँस का पेड़, तो उसमें ऐसे जीन डाल दिए कि जो गन्ने का पेड़ है वो बाँस की तरह हो जाए, है ना, उसके छिलके पतले हो जाए, उसमें रस ज़्यादा आ जाए। ये सब कुछ अगर पॉसिबल आज की डेट में हो पा रहा है तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो पा रहा है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे कि एक पर्सन है, उस पर्सन का जो बीटा सेल है, उस पर्सन का जो बीटा सेल है, जो कहाँ पाई जाती है? पैनक्रियाज में। कहाँ पाई जाती है? पैनक्रियाज में। अगर ये बीटा सेल क्या हो जाए, किसी कारण से डैमेज हो जाए, चाहे वो जेनेटिकली हो, चाहे वो किसी कारण से हो जाए, तो वो व्यक्ति जो है वो इंसुलिन की प्रोटीन को नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि इसका जो जीन है, क्योंकि बीटा सेल का जो पैनक्रियाज है, इसका जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का जो नंबर है 11 है। और उस 11 में आपको पता होगा एक लॉन्ग लेग होती है, एक शॉर्ट लेग होती है। तो जो शॉर्ट लेग है, इस शॉर्ट लेग में होता क्या है, एक्चुअली में ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा फिगर खराब बनता है हमसे। जैसे मान लीजिए ये है, तो देखिए एक लॉन्ग लेग होती है, ठीक है ना, और एक होती है शॉर्ट लेग, एक होती है शॉर्ट लेग। तो जैसे कि मान लीजिए हम गिनेंगे तो इसमें 1 2 3 4 है ना, तो इसी करके जब हम 11 नंबर पे आएंगे तो 11 हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर हमेशा कहाँ पे आएगा? शॉर्ट पे आएगा। तो एक्चुअल में इस क्रोमोसोम पे है क्या? आपको पता है कि इस पे जो डीएनए है वो कॉइलिंग में है, यानी कि डीएनए धागे की तरह है। जैसे कि किसी धागे को हम किसी डंडी में क्या करते हैं, ऐसे लपेट लेते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ क्रोमोसोम, और इसके बारे में हम और डीपली नहीं जाएंगे, है ना। तो उस धागे को अगर हम यहाँ पे खोलते हैं तो इस धागे के कुछ पार्ट ऐसे हैं। कुछ पार्ट क्या है? इस पार्ट पे एक्चुअल में एक जीन है। जीन का मतलब है कोडिंग, जीन का मतलब है कोडिंग, और कोडिंग का मतलब होता है लैंग्वेज। कोडिंग का मतलब होता है लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज किसकी है? ये लैंग्वेज नेचर की है। ये लैंग्वेज किसकी है? ये लैंग्वेज नेचर की है। यानी कि नेचर ने अपनी लैंग्वेज में एक कोड इस पर लिख रखा है, और यही कोड जो है वो एक मैकेनिज्म, यानी कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में बुक होती है कि पहले ये डालें, पहले ये डालें, फिर ये करें, फिर ये करें। तो एक्चुअल में जीन जो है वही लैंग्वेज है और वही कोडिंग है, जिसके ज़रिए वो हमारी सेल को बताने की कोशिश करती है कि आखिर में प्रोटीन को कैसे बनाया जाए। ठीक है ना। तो अब ये मान के चलिए कि बीटा सेल का जो ये जीन है ना, ये बीटा सेल के ऐसे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर में जितनी भी सेल है सबके पास 11 नंबर के क्रोमोसोम में ये जीन है, बट बीटा सेल के पास ऐसी कुछ खास बातें हैं जो इस पन्ने को खोल पाती है। यानी कि इस 11 नंबर के क्रोमोसोम यानी शॉर्ट लेग को वो क्या करती है, उसके धागों को खोल पाती है, और खोलने के बाद ही जीन को पढ़ पाती है और प्रोटीन बनाने के लिए क्या होती है, सक्षम होती है। तो अगर वो इंसान बीटा सेल उसकी डैमेज हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन नहीं बन पाएगा, और इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डेथ हो जाएगी, सिंपल और सामान्य भाषा में। अब सोचिए आज की डेट में डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, और आपको पता होगा जिसमें बीटा सेल डैमेज होती है वो टाइप 1 टाइप का जो है क्या होता है, टाइप 1 टाइप का डायबिटीज़ होता है ना। टाइप 1 टाइप का पेशेंट होता है, और टाइप 1 टाइप के पेशेंट को हम आज अगर बचा पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है। अभी 4-5 साल पहले कोरोना आया था, तो कोरोना की जो वैक्सीन बनी थी वो वैक्सीन किससे बनी थी? बायोटेक्नोलॉजी से बनी थी। ठीक है ना। हम जितने भी काम कर रहे हैं वो सब किसकी वजह से कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। और हमको इसमें बस खाली यही पढ़ना है कि हमको मैंने जैसे पिछली क्लास में कहा था कि हमको अभी 12th के लेवल पे या एक हाई स्कूल के लेवल पे हमको इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको उस कंपनी में जाके काम नहीं करना है, यानी उस लैब में काम नहीं करना है। तो होता क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बेसिकली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या है, इसको कई भागों में हमने बांट दिया। जैसे कि अगर हमने इसको बोल दिया कि ये ग्रीन है, क्या है? ग्रीन बायोटेक है। क्या है? ग्रीन बायोटेक। तो इसमें बेसिकली हम प्लांट्स यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ये जो है ब्रांच जो है समर्पित है। ठीक है ना। अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अगर मान लीजिए रेड है, ठीक ना, इसको हमने कर दिया रेड बायोटेक। तो ये रेड बायोटेक किसके लिए है? ये बेसिकली मेडिसिन के लिए है।
जहाँ पे आपकी क्या बनेगी, एंटीबायोटिक्स बनेगी, है ना, वैक्सीन बनेगी, ठीक है, और आप प्रोटीन बना सकते हो, ठीक है ना, कोई भी फूड प्रोडक्ट बना सकते हो, जो भी फूड प्रोडक्ट मतलब अमीनो एसिड, प्रोटीन पाउडर, ये सब आते हैं। दूसरा एक है ब्लू बायोटेक। क्या है? ब्लू बायोटेक। ये बेसिकली रिलेटेड है आपकी सी यानी कि मरीन लाइफ पे। अगर हम मरीन लाइफ को कैसा करना चाहते हैं, वहाँ के ऑर्गेनिज्म को कैसा चेंज करना चाहते हैं। और ये है वाइट, ये है वाइट। वाइट बायोटेक बेसिकली किसके लिए है? इंडस्ट्रियल के लिए। किसके लिए है? इंडस्ट्रियल में जो भी केमिकल बन रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेज बन रहा है, अल्कोहल बन रही है, बियर बन रहे हैं, वाइन्स बन रहे हैं, या कोई भी वैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो हमारे आने वाले मतलब हमारे मतलब जैसे जो हमारा रहना है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो भी यूज़ हो पाए इंडस्ट्री के लेवल पे, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। तो आज हम फिर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम एक पैसेंजर डीएनए की खोज करेंगे। किसी करेंगे? पैसेंजर डीएनए की खोज। जैसे मान लीजिए हमको इंसुलिन बनाना है तो हम बीटा सेल का जो जीन है उसको लेंगे। अगर मान लीजिए हमको ऑक्सीटोसिन बनाना है तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है ना, वो जिस सेल से निकलता होगा, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है तो वहाँ से लेंगे। मतलब हमको पहले तो ये देखना है कि पैसेंजर डीएनए कहाँ से आएगा। अब ये पैसेंजर डीएनए आता कहाँ से है, इसके बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ते हैं हम इसके HGP आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो करीब 13 साल चला था, जिसमें मैपिंग की गई थी। मैपिंग की गई थी किसकी? डीएनए के सीक्वेंस की, कि आखिर में ह्यूमन के जो डीएनए है 1 से लेकर 46 क्रोमोसोम तक, उसकी सबकी क्या करी गई थी? मैपिंग करी गई थी। दूसरा हमको एक चीज़ पढ़ना है, cDNA। बेसिकली यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में हम अगली क्लास में लेटर में चर्चा करेंगे। cDNA इसको बोलते हैं कोडिंग डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? कोडिंग डीएनए। यानी कोडिंग डीएनए का मतलब है सिंपल सी भाषा में, जैसे मान लीजिए इंसुलिन का जीन है। किसका जीन है? इंसुलिन का जीन है। तो जो ये इंसुलिन का जीन है, तो सिर्फ और सिर्फ इस जीन के ही बारे में बात की जाए कि इस जीन पे कौन कौन से कोडॉन प्रेजेंट है। जैसे आपको पता होगा कि 2 तरह के हमारे पास सेल्स होती हैं, एक यूकैरियोटिक होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो यूकैरियोटिक में इंट्रॉन भी होते हैं, है ना, और एक्सॉन भी होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करके, यानी कि जो खराब पार्ट है, यानी कि जिसको डीएनए स्प्लिसिंग बोलते हैं, डीएनए स्प्लिसिंग करके हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक सीक्वेंस जो है बना लेते हैं, और एक लाइब्रेरी पहले से सेट कर दी गई है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लैब है, एक लैब 1 है, ठीक है ना। तो इस लैब में जैसे मान लीजिए कंटेनर है, तो इसमें मतलब इंसुलिन का जो भी फॉर्मेट है, सीक्वेंस है डीएनए का, उसको हमने प्रिजर्व करके रख लिया है। इसमें दूसरे का, इसमें तीसरे का, इसमें चौथे का, तो हमने एक तरह से एक लाइब्रेरी बना ली है। तो हमको बार बार जो है उसको हमको देखना नहीं है, हम पहले से ही हमको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसी डीएनए में आपको सारे जीन के कोड जो है मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं पैसेंजर डीएनए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। आपको बताया था वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर डीएनए के ऐसे पार्ट होते हैं, डीएनए के ऐसे पार्ट होते हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, वो हमको कई जगह से मिलते हैं। या तो हमको मिलते हैं बैक्टीरिया से। कहाँ से मिलते हैं? बैक्टीरिया से। और या तो हमको मिलते हैं कहाँ से? वायरस से। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिल जाता है, ठीक। और जो वायरस होता है, वायरस को जैसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, तो उसमें लैम्डा फेज आता है ना, लैम्डा फेज। तो हम इसको ले लेते हैं। ये दोनों असल में होते क्या है? ये दोनों असल में होते हैं सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। लैम्डा फेज भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी डीएनए होता है और ये भी डीएनए होता है। यानी कि वेक्टर में हम लेते हैं किसको? ऐसे डीएनए को लेते हैं जिसके पास रेप्लिकेशन की क्या होती है? पावर होती है। अब आप कैसे पढ़ोगे रेप्लिकेशन की पावर होती है? पिछली चैप्टर में आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो भी ये डीएनए होते हैं सर्कुलर में, इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओरी, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें एक और जो है सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं आरओपी। क्या बोलते हैं? आरओपी, जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, जो इसके रेप्लिकेशन में मददगार होती है, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और क्या है? और हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लाज्मिड, यानी कि ऐसे प्लाज्मिड की तरह की संरचना, यानी कि वेक्टर बनाए हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं BAC। BAC का मतलब है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, B से बैक्टीरिया, A से आर्टिफिशियल, यानी कि ये सब आर्टिफिशियल वेक्टर है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको हमने बना लिया, ठीक। YAC ले लिया। YAC क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक। HAC ले लिया। HAC क्या है? ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या किया? कॉस्मिड, यानी कॉस्मिड में क्या था, सॉरी वायरस में क्या था? लैम्डा फेज प्लाज्मिड। तो हमने क्या किया? प्लाज्मिड लिया और लैम्डा फेज लिया, प्लाज्मिड और लैम्डा फेज को लिया, इसको मिला दिया। अब इससे हमको 2 चीज़ें मिल गई, ठीक है ना। एक मिल गया फास्मिड, एक मिल गया कॉस्मिड। इसको भी हम यूज़ करते हैं, ठीक। और हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसरैम्ड। क्या बोलते हैं? डिसरैम्ड पैथोजन। और डिसरैम्ड जो पैथोजन होते हैं, इनका भी हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, इनका भी हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। और ये डिसरैम्ड का जो पैथोजन है, इसका जो प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमको क्या करना हो? प्लांट में क्या करना हो? इंसर्शन कराना हो पैसेंजर डीएनए का।
और हमने कुछ वैसे भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी खोली जिसको हम बोलते हैं जीन गन। क्या बोलते हैं? जीन गन, जिनको हम बोलते हैं बायोलिस्टिक। क्या बोलते हैं? बायोलिस्टिक मेथड। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझिए। पैसेंजर डीएनए कहाँ से आया? पैसेंजर डीएनए का मतलब है कि जिस भी डीएनए का जीन कोई भी कैरेक्टर को शो करता है, उस कैरेक्टर को यानी कि उस जीन को हम एचजीपी और सी डीएनए की मदद से इनकोड करके रख लेते हैं कि आखिर में उसके डीएनए में कौन कौन से कोड हैं, उसका सीक्वेंस क्या है। तो चाहे तो उसको हम आर्टिफिशियल बना लें, चाहे तो उसको हम सेल से बना लें, तो जो बनाने वाला काम है वो साइंटिस्ट ऑलरेडी अपनी लैब में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। पैसेंजर डीएनए जो है हमारे बन चुके हैं, वो सी डीएनए लाइब्रेरी में सेव है। अगर हमको इंसुलिन बनाना होगा तो हम इंसुलिन के डीएनए को उठा लेंगे, यानी कि पैसेंजर डीएनए को, या हमको कोई प्रोटीन बनानी होगी तो उसको उठा लेंगे, कोई वैक्सीन बनानी होगी तो उसको उठा लेंगे, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास जो पैसेंजर डीएनए है, तो पैसेंजर डीएनए की जितनी डिटेल है वो कहाँ से होगी? सी डीएनए में। और सी डीएनए बना किसकी मदद से? एचजीपी की मदद से। तो अभी जब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बना, तो हम आपको बताएंगे कैसे बना। वेक्टर का मतलब ये है कि जो इस पैसेंजर डीएनए को होस्ट सेल में डाल सके। अब तीसरी चीज़ क्या है, इसको तो हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो तीसरी चीज़ है हमारी जिसको हम बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? अब सारा कंफ्यूजन है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या, सॉरी मेरे मुँह से कुछ ऐसा वर्ड निकला। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, होस्ट ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। प्लांट का मतलब वो प्लांट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मतलब कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री है, इसको फैक्ट्री मान लीजिए। क्या है? फैक्ट्री। यानी कि हम करते क्या है कि ये जो हमारा फॉरेन डीएनए है यानी कि पैसेंजर डीएनए है, इसको इस वेक्टर के साथ क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे। और जब पैसेंजर डीएनए और वेक्टर आपस में मिल जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं आर डीएनए। क्या बोलते हैं? आर डीएनए। इसको बोलते हैं आर डीएनए। आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। अभी तक ये रिकॉम्बिनेंट नहीं थे, जब हम इस डीएनए को और इस डीएनए को आपस में मिला दिए, क्योंकि दोनों डीएनए हैं, तो जब पैसेंजर और वेक्टर का क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। तो उसको मिलन के बाद जो चीज़ें बनेंगी उसे क्या बोलेंगे हम? आर डीएनए। और जब ये आर डीएनए हो जाएगा तो ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट है। और इसको क्या करेंगे? इस होस्ट सेल में डाल देंगे। और जैसे जैसे ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होगा? अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, वैसे वैसे हमारा ये जो आर डीएनए है ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। और इसी आर डीएनए के हिसाब से ही ये जो हमारी सेल होगी ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करना चालू कर देगी, चाहे प्रोटीन हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वैक्सीन हो, या हमको कुछ भी करना हो, तो हमारा ये कुल मिला के होस्ट ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया? यानी कि हमारे पास क्या है? बेसिकली तीन चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं? ये तीन चीज़ें। सारा जो इतना खेला होना है बायोटेक्नोलॉजी का इसी पे होना है, पैसेंजर डीएनए का, वेक्टर का और होस्ट का। होस्ट यानी कि हमारा कुल मिला के क्या है? ये फैक्ट्री है। ये क्या है? फैक्ट्री। अगर हम इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि नेचर ही बना सकता है। तो नेचर बनाया तो हमने नेचर से क्या किया? इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को चुरा लिया। अच्छा, फैक्ट्री का मतलब क्या है? एक फैक्ट्री होती है लो, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट की मतलब क्वांटिटी होती है कैसी होती है? लो। और एक होती है हाई, यानी कि हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत ज़्यादा माल निकलता है, इसमें थोड़ा माल निकलता है। तो जो अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है एक लो क्वांटिटी में निकल रहा है, एक हाई क्वांटिटी में निकल रहा है। तो यानी कि हम होस्ट ऑर्गेनिज्म का चुनाव करते हैं कि हमको कितनी क्वांटिटी में मैटर चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमको प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है और ये क्या है? वायरस है। ये क्या है? वायरस। तो अब आपको पता है कि अगर हम इस प्लाज्मिड को, देखिए ध्यान दीजिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्लांट भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, ठीक है, और हमारा बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक, इसमें वायरस नहीं होगा। वायरस जो है वो नहीं होगा क्योंकि वायरस के पास कोई मशीनरी नहीं है कि वो किसी प्रोटीन को बना सके, लेकिन बैक्टीरिया के पास मशीनरी है। एनिमल और प्लांट के पास तो बहुत हाई मशीनरी है, लेकिन अभी एनिमल पे और प्लांट पे बहुत कम स्टडी हो पाई है क्योंकि हम इसमें सही तरीके से अपने इस पैसेंजर और वेक्टर को इंसर्ट नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया में बहुत आसानी से करा लेते हैं, इसीलिए जो बैक्टीरियल सेल है वो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म का सबसे बेटर चुनाव है। तो अब यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या आ गया? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया दो टाइप का है, ठीक, ये है और ये है। दो टाइप मतलब इसके दो फॉर्म है। अगर इस प्लाज्मिड को, यानी कि अब देखो यहाँ पे वेक्टर में क्या है? एक प्लाज्मिड है, ठीक है, और एक हमारा है लैम्डा फेस। एक क्या है? लैम्डा फेस। ठीक, अब अगर इस प्लाज्मिड को इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो रिप्लिकेशन होगा, यानी कि जब ये एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, यानी कि एक से दो बनेगी, दो से फिर ये चार बन जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा फिगर खराब बन रहा है। तो इसमें क्या होगा? प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन केवल 1 से 2 टाइम्स होता है। कितना होता है? 1 से 2 टाइम्स। यानी कि जब एक सेल से दूसरी सेल बनेगी तो जितनी सेल बनेगी उतने प्लाज्मिड हमको मिलेंगे, उतने प्लाज्मिड मिलेंगे तो उतने हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेंगे। और लैम्डा फेस को अगर इसमें इंसर्ट करा देंगे तो लैम्डा फेस उसमें जो है करीब करीब 10,000 कॉपी बना देगा। कितना मिलेगा? 10,000। तो अब देखो, अब इसमें अगर हमने लैम्डा फेस को डाला तो इसकी क्वांटिटी क्या हुई? बढ़ना चालू कर दी। प्लाज्मिड को डाला तो प्लाज्मिड क्वांटिटी कम होना चालू कर दी। तो ये हमारे चुनाव रहेंगे, हमारे सिलेक्शन रहेंगे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमें क्या डालना है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है।
है ना। प्लाज्मिड मतलब इसमें मतलब प्लाज्मिड को डालना है कि लैम्डा फेज को डालना है, तो डीएनए को हम लैम्डा फेज के साथ जो है मतलब प्लस कराएं या प्लाज्मिड के साथ, यानी कि पैसेंजर डीएनए चाहे लैम्डा फेज के साथ फिक्स करा दीजिए और चाहे प्लाज्मिड के साथ फिक्स करा दीजिए, दोनों कंडीशन में हमारा बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और दोनों रिकॉम्बिनेंट डीएनए को चाहे तो हम डालना बैक्टीरिया में ही है, अगर हम बैक्टीरिया में अगर लैम्डा फेज के साथ डालेंगे तो हमको हाई यील्ड मिलेगा, और प्लाज्मिड के साथ डालेंगे तो हमको लो यील्ड मिलेगा। समझाने का सिर्फ इतना ही तरीका था, सिर्फ बेसिक को समझते चलिए, ठीक है। देखिए फिर हमने यहाँ मिला दिया, तो ये 3 चीज़ें तो आप समझ गए मेरे ख्याल से, हमको लग रहा है कि तीसरी चीज़ क्या है आपकी, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है ना, वो इन्हीं 3 पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है cDNA पे और HGP पे, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। ये यानी कि पैसेंजर डीएनए हमें कहाँ से मिलेगा? cDNA से और HGP से। अभी सबके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। पैसेंजर डीएनए को हमको पता लग गया, वेक्टर के बारे में भी हमको पता लग गया, या तो ये प्लाज्मिड होगा, लिख ही चुके हैं बार बार क्या लिखे, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में पता लग गया, होस्ट भी पता लग गया, अब हमको ये पता लग गया हाई यील्ड और लो यील्ड कैसे मिलेगी। लेकिन चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अभी तक हमने इस चैप्टर में नज़रअंदाज किया, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा वो है, दैट इज़ अ एंजाइम। दैट इज़ अ एंजाइम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको बता दे रहे हैं, आप उसको लिखिए। इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। मैं भी बताऊंगा करते क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। दूसरा एक है जिसको बोलते हैं हम डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। और भी बहुत सारे एंजाइम आएंगे, जैसे सेलुलेज। क्या है? सेलुलेज। जैसे लाइसोजाइम, ये सब एक्स्ट्रा एंजाइम है। दूसरा एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है तो एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। पहला एंजाइम कौन सा था? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। दूसरा था डीएनए लाइगेज। तीसरा है हमारा एक्सो न्यूक्लियस। और एक और एंजाइम है जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेट फॉस्फाटेज। अल्कलाइन फॉस्फाटेज। और हमारा क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला क्या था? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। फिर कौन सा था? डीएनए लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो cDNA में काम करेगा, यही लिख दे रहे हैं, इसका नाम है रिवर्स स्पेलिंग गलत हो रही है, स्पेलिंग मतलब राइटिंग खराब हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। और कौन सा भूल रहे हैं हम लोग? मेरे ख्याल से तो सारे हो गए, ठीक है। तो इतने ही एंजाइम है। सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन, दूसरा है डीएनए लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। करते क्या है आपको हल्का सा डीप में बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इसका काम है कैंची। क्या है इसका नाम? कैंची। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। अगर हमको जीन को काटना होगा तो हम किसी से काट सकते हैं, तो उसका नाम कौन है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये क्या है? गम। ये क्या है? गम। जहाँ पे हमने कट लगाया, अगर वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ जोड़नी होगी तो हमें क्या की जरूरत पड़ेगी? डीएनए लाइगेज की। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, इसको मैं भी बताऊंगा कि इंडोन्यूक्लियस में और एक्सोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंसेस होता है। और क्या होता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का मतलब ये होता है कि जब भी हम डीएनए को कट करेंगे, क्या करेंगे? जब भी हम डीएनए को कट करेंगे, तो जो डीएनए का जो कट लगता है, तो बेसिकली डीएनए की जो कॉइलिंग है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में, इनके बीच में एक बॉन्ड है। इनके बीच में एक बॉन्ड है, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं PO4- यानी कि फॉस्फेट, है ना। तो ये कैसा होता है? फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। जब हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ? ये दोनों क्या हो गए? ये कट हो गए, ठीक। ये सबके बीच बॉन्ड लगे थे, लेकिन इस पर क्या होगा? PO4- रहेगा और PO4- रहेगा, ठीक। तो ये PO4 जो माइनस है, फॉस्फेट है, तो किसी और के साथ भी अटैच हो सकते हैं। मान लो हमने यहाँ से इस डीएनए को कट किया, यहाँ दिख नहीं रहा है। अगर मान लीजिए हमने इस डीएनए को हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद हमारा ये वाला पोर्शन आ गया, तो यहाँ पर भी PO4- होगा और यहाँ पर भी PO4- होगा। तो इस PO4- पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके क्या कर सकता है? बाइंड हो सकता है। तो जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, बेसिकली क्या करता है? इस PO4 को हटा देता है। इस PO4 क्या कर देगा? हटा देगा। तो यानी कि अब ये डीएनए किसी भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच नहीं हो सकते, यानी कि इसके जीन में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। तो हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का भी इस्तेमाल करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज का भी इस्तेमाल हम यही करते हैं, ठीक है ना। एक तो करते हैं यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का, जहाँ पे cDNA बनाते हैं, और जब वेक्टर को हम इंजेक्ट करना होता है तो यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज का क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक चीज़ पहले ध्यान दो, ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है कि कैंची से खट से काटा, लाइगेज से चिपका दिया, फिर वेक्टर के साथ जोड़ दिया। बात समझिएगा। अभी आप पढ़ोगे कि रिस्ट्रिक्शन को जब हम लोग काटते हैं तो स्टिकी एंड बनते हैं कि ब्लंट एंड बनते हैं, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम, है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये सब चीज़ें अभी हम आपको धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि जब हम पैसेंजर डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे ऐसा नहीं कि तुरंत जुड़ जाएगा, इसके जुड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो हम कई बार लैब में जो है ना कई सारी यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट में बार बार डालते हैं, बार बार डालते हैं, बार बार डालते हैं, तो हो सकता है किसी एक में जुड़ जाए। तो जब एक में जुड़ जाएगा तो एक ही बैक्टीरिया हुआ ना, तो इस बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करने के बाद इसमें क्या करते हैं, यही डीएनए पॉलीमरेज डाल के इसकी हम मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, जिससे हमारे पास इसकी मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, ये सब नेक्स्ट बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि 4 चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट हो गई, पैसेंजर डीएनए, दूसरा वेक्टर, तीसरा हमारा क्या हो गया, होस्ट ऑर्गेनिज्म, और चौथा हो गया हमारा एंजाइम। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा के हल्का सा ब्रीफ देते हैं, क्योंकि कल से हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे चलेंगे और मुश्किल से 4 लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है ना, इसके ऊपर कोई भी सवाल आपका ना बोर्ड में आएगा ना आपका नेट में आएगा। ठीक है, बहुत लेंदी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, चीज़ें आसान रहे, बस खाली हमको इतना ही समझना है। देखिए अब सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ पता लगी, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, पता लगा, वेरी गुड। दूसरा आपको क्या चीज़ पता लगी, आपको पता लगा कि जब हम पैसेंजर डीएनए को, इसको पैसेंजर, थोड़ा सा ये रेड पेन बहुत बोल्ड चल रहा है, पैसेंजर डीएनए और प्लस वेक्टर, इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आरडीएनए। क्या मिल जाएगा, आरडीएनए। आरडीएनए मतलब, आर मतलब क्या है, आर का मतलब है रिकॉम्बिनेंट, क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोई दिक्कत? तो देखिए सबसे पहले आपको इसको इसलिए बता रहे हैं कि जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजा गया उसका नाम था HIND, हिंड थर्ड। ठीक, देखिए जब कभी भी हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसके सामने जैसे लिखा होगा हिंड, है ना, थर्ड, इको R1, बैम H1, जो भी लिखा होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो होगा कैपिटल। ठीक, जो उसकी क्या बताता है, जीन को, क्या बताता है, जीनस को। और जो उसके बाद ये 3 लेटर हैं ये क्या होंगे, शॉर्ट में मतलब स्मॉल लेटर में, ये इसकी स्पीसीज को बताएंगे, और ये जो थर्ड लिखा है ये इसके स्ट्रेन को बताएगा। यानी कि ये क्या हो गया, स्ट्रेन, ये हो गया आपकी स्पीसीज, और ये आपका हो गया जीन। ठीक है, अब आप लोग पहले से पढ़ चुके हो इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस अगर किसी ने खोजा था तो उसका नाम क्या था, हिंड थर्ड। और इसको खोजा किसने था, इसको खोजा था 3 साइंटिस्ट ने। ठीक है ना, कौन खोजा था, एक का नाम था आर्बर, एक का नाम था आर्बर, एक थे भैया नेथन, नेथन जो न्यूजीलैंड में है, कहाँ पे है, कमेंट करके बताइएगा नेथन जो है वो कहाँ का बॉलर है, नेथन है। और एक है जो है ओ स्मिथ, कौन से हैं, ओ स्मिथ। ठीक है, तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन जो वो था इंडोन्यूक्लियस था, उसको इन 3 साइंटिस्टों ने खोजा था, और इनको 1978 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़। ठीक, अब जो पैसेंजर डीएनए और वेक्टर था, जब पहली बार किसी ने इस दुनिया में क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये पहली बार बना 1971 में। कब बना, 1971 में। और जिस साइंटिस्ट ने बनाया बहुत ही गजब के साइंटिस्ट रहे होंगे, उनका नाम था पॉल बर्ग। क्या नाम था उनका, पॉल बर्ग। और ये पॉल बर्ग थे, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने कोई काम ही नहीं हो सकता। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, समझा क्या ना, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजा गया था हिंड थर्ड। एच का मतलब होता है हीमोफिलस, और IND का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, शायद है ना, इन्फ्लुएंजा डी से कुछ होता है, इन्फ्लुएंजा करके होता है। और थर्ड इसका स्ट्रेन है। थर्ड है जो ये थे, कोहेन महाराज थे, और कौन थे, बोयर थे, है ना, बोयर थे और कोहेन थे। तो बोयर ने बेसिकली स्टडी किस पे करी थी, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पे। ठीक है, इस पे स्टडी करी थी। इनका जो रिस्ट्रिक्शन, इसका नाम क्या था, इसका नाम था इको R1। क्या नाम था, इको R1। ई मतलब स्टीरिशिया, को मतलब कोलाई, और आर मतलब इसका स्ट्रेन। ठीक है, कोहेन ने क्या किया था, कोहेन ने प्लाज्मिड पे किया था। किस पे किया था, प्लाज्मिड पे किया था। देखो सबके नाम है, और उस प्लाज्मिड का नाम क्या था, याद करिए, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। इसका नाम था शायद PSC और 101। ठीक ना, PSC 101। और पहली बार इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने, ये प्लाज्मिड मिल गया, ये क्या मिल गया, इको R1 मिल गया, और इन्होंने सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, वहाँ से एक स्ट्रेन लेके इन्होंने पहली बार जो है क्या बनाया था, पहली बार क्या बनाया था, RDNA। क्या बनाया था, RDNA। ठीक है, कोई दिक्कत? और कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो तो हम लोगों ने आज जो चीज़ें पढ़ी उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करें, वीडियो को रिवर्स कर लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा, क्यों, लंबा वीडियो हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कल हम लोग जो है, हम लोग कल यानी कि जो हमारा क्लास थर्ड रहेगा, उस क्लास थर्ड में लमसम हम लोग को समझ जाएगा बायोलॉजी होती क्या है, और इसमें कौन कौन से इसके प्रिंसिपल होते हैं, इसके प्रोसेस भी देखेंगे। देखो एक चीज़ है, देखो ध्यान देना, जैसे मैंने भी बता दिया, जैसे जब हम क्या करेंगे, पैसेंजर DNA, ठीक है ना, पैसेंजर DNA को जब हम किसके साथ मिला देंगे, वेक्टर के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, RDNA बनेगा।
लेकिन ये आरडीएनए हमारा जो बन गया, अब इस आरडीएनए को अगर हमको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसको क्या कराना है, इंसर्ट कराना है, तो हम करा नहीं पाएंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, क्यों नहीं इंसर्ट करा पाएंगे, क्योंकि डीएनए हमारा कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर को प्रेम करता है, जहाँ वाटर होगा वहीं जाएगा। और जो हमारी सेल होती है, उसमें सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो किसकी बनी होती है, लिपिड की, यानी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। तो क्या इसके अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तब हम क्या करेंगे, तो इसको हम डाईवैलेंट सॉल्यूशन में इसको हम भिगो के रखते हैं। और डाईवैलेंट सॉल्यूशन मतलब जिसपे कि दो है ना, डाईवैलेंट कटायन है, ठीक है ना, सॉरी डाईवैलेंट कटायन लिख दीजिए। डाईवैलेंट कटायन, डाईवैलेंट का मतलब कि दो चार्ज, कटायन का मतलब कि प्लस, यानी कि जैसे Ca2 है ना, +2, या मैग्नीशियम +2, इसके साथ में हम रखते हैं, मैग्नीशियम नहीं रखेंगे, ठीक है ना, कैल्शियम के साथ रखते हैं, ठीक है ना। अभी बताऊंगा क्यों। देखिए जब कैल्शियम के साथ में इसको भिगो के रखते हैं तो इस पर चार्ज आ जाते हैं, क्या, पॉजिटिव चार्ज आता है। और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में एक ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनको बोलते हैं कैल्शियम आयन चैनल। तो जब ये चार्ज रहते हैं तो इसी कैल्शियम के साथ में, इधर कैल्शियम 2+ है, इधर डीएनए +2 है, ठीक, क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसी के सारे क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। आया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को डाईवैलेंट कटायन के साथ में जो है हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, आइस में रख देते हैं, समझ देते हैं, आइस में रखने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, हम एक हीट शॉक देते हैं। क्या देते हैं, हीट शॉक। जब हीट शॉक देंगे तो वो 42 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो है इसको हम आइस में रख देते हैं। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद ही हमारा जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अंदर जा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, प्रोसेस में। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी पैसेंजर डीएनए को वेक्टर के साथ इंक्लूड करके किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दी ना, और जब होस्ट ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट करेगा तो होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी अपनी पहले की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है, देखो जब भी हम डीएनए में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, डीएनए में चेंज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। क्यों, क्योंकि डीएनए में चेंज हो गया। तो सबसे पहले अभी जो ये तुम्हारा जो डीएनए था, एक मिनट देखिए समझ लीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, और इतनी सारी चीज़ों को एक बार में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए डीएनए था, ठीक है ना, ये हमारा क्या था, डीएनए कैसा था, पैसेंजर, ठीक है, ये पैसेंजर डीएनए। इसको हमने क्या किया, तो जब हमने इसको क्या किया, डीएनए पैसेंजर को बेटा सा जोड़ा, ठीक, तो अब हमारा क्या बन गया, आरडीएनए। क्या बन गया, आरडीएनए बना। अब यहाँ पे हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब इसमें हमने इसको डाला, ठीक, तो अब ये हमारा कैसा है, आरडीएनए, ये इसका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जब ये क्या होगा, जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये दूसरा डीएनए बना, देखो अब ये क्या हुआ, जब ये दूसरा डीएनए बना तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बेसिकली में जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप चेंज करने के लिए, कि आखिर में उसका जीनोटाइप चेंज कैसे किया जाए, जीनोटाइप चेंज करने के लिए हमको ये स्टेप इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जब इसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो इसका जो कैरेक्टर होगा, यानी कि इसका जो क्या है, कैरेक्टर है, पहले इसका कैरेक्टर ऐसे था, ठीक, ये रो रहा था, अब इसका कैरेक्टर क्या हो गया, हैप्पी। क्या हो गया, ये हैप्पी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हैप्पी। और जब तो उसका कैरेक्टर क्या हो जाए, तो जो कैरेक्टर चेंज हुआ उसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनो और टाइप। जब इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा तो इस फिनोटाइप चेंज होने के कारण जो इसका कैरेक्टर चेंज होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक बड़े से बायो रिएक्टर में लेके इसको खूब मल्टीपल करा देंगे, इसकी इतनी संख्या बढ़ा देंगे और फिर उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो हमको इसके कैरेक्टर में जो भी चेंजेस आए, मान लो प्रोटीन के कारण चेंज आया होगा, एंजाइम कारण चेंज आया होगा, हार्मोन कारण चेंज आया होगा, जो भी चेंज आया होगा उस हार्मोन को हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको अपने यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल है। अब ये होता कैसे है, कैसे जीनोटाइप को चेंज करता है, आखिर में क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें ओरी रीजन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अभी आप एक और चीज़ पढ़ोगे जिसको हम अभी बता दें, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दो वर्ड आएंगे आपको पढ़ने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन और एक आएगा ट्रांसफेक्शन। क्या आएगा, ट्रांसफेक्शन। देखिए जब हम प्लाज्मिड के थ्रू, किसके थ्रू, प्लाज्मिड के थ्रू पैसेंजर, इधर लिखते हैं, यानी ये है पैसेंजर डीएनए, ठीक ना, पैसेंजर डीएनए को प्लाज्मिड के थ्रू, किसके थ्रू, प्लाज्मिड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, इंसर्ट। तो दिस प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी लेकिन लाइन के अर्थ नहीं समझ में आएंगे। जब हम पैसेंजर डीएनए को प्लाज्मिड के साथ या कॉस्मिड के साथ या फास्मिड के साथ या बैक्टीरियोफेज के साथ में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कराते हैं, किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और व्हाट इज ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है कि जब हम नेक्ड डीएनए को, है ना, नेकेड डीएनए को क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटर कराते हैं, किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। देखो दोनों में इंसर्शन हो रहा है। तो ये जो नेक्ड डीएनए को हम इंसर्ट कराएंगे, किसकी बेस कराएंगे, जीन गन की। किसकी बेस कराएंगे, जीन गन। देखो साइंटिस्ट इतने चतुर हो चुके हैं ना कि उन्होंने जीन गन ढूंढ ली। जीन गन को बोलते हैं बायोलिस्टिक, क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक मेथड। और इस मेथड में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, जीन गन में, अभी आगे बताएंगे आपको स्पेशल से। इसमें क्या करते हैं, गोल्ड, क्या लेते हैं, गोल्ड और टंगस्टन। क्या लेते हैं, गोल्ड और
टंगस्टन। तो गोल्ड और जो टंगस्टन होते हैं ये हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल हैं। इस हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल के साथ डीएनए को चार्ज कर लेते हैं और जीन गन की सहायता से, ऐसे गन होती है और उस गन की सहायता से क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफेक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी कि हमारा जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीनोटाइप को चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उसका जीनोटाइपिक चेंज हो रहा है। जीनोटाइप को चेंज करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफेक्शन। ठीक है, जब जीनोटाइप चेंज होगा तो क्या होगा, उसका फिनोटाइप चेंज होगा। और फिनोटाइप को ही क्या करेंगे हम, ले करके देखो। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बेसिकली दो प्रोसेस में है। एक ये है, एक बढ़िया सी ये लैब बनी है, ठीक है ना, बढ़िया सी कांच वाँच लगा है इसमें, ये है लैब, ये है लैब। और ये क्या है, फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट्री। ठीक, बड़ी से तो झोपड़ी बन गई, फैक्ट्री देखो उसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट्री। ये क्या है, लेबोरेटरी। क्या है, लेबोरेटरी। तो जब तक हम फिनोटाइप को पा जाएंगे, क्या जाएंगे, फिनोटाइप को। कैसे पाएंगे फिनोटाइप को, जीनोटाइप से। जीनोटाइप कैसे बनेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लाज्मिड और वेक्टर मिलके जब इंसर्शन होगा किसमें, होस्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा, फिनोटाइप। और फिनोटाइप का बैक्टीरिया लेके फिर हम यहाँ चले आएंगे और फैक्ट्री में एक बड़ा सा जो है कंटेनर होगा, उस कंटेनर जैसे दही जमाते हैं ना, उस कंटेनर में वैसे ही इस बैक्टीरिया को डाल देंगे। इसको सारे क्या कहें, खाना पीना, हवा पानी, टेम्परेचर सब देंगे इसको। और देने के बाद क्या होगा, इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। जब ग्रोथ बढ़ने लगेगी तो नीचे से हम क्या करेंगे, टोटी खोलेंगे, यहाँ बाल्टी रख देंगे और बाल्टी रखने के बाद इसको हम लेके क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो हमको इसका भी प्रोसेस पढ़ना है। ये प्रोसेस कहलाता है बायो प्रोसेस। क्या कहलाता है, बायो प्रोसेस। यहाँ कट रहा है, ये प्रोसेस कौन सा है, बायो प्रोसेस। ठीक है ना, बायो प्रोसेस में इसी फिनोटाइपिक होस्ट ऑर्गेनिज्म को लेके हम बड़ी सी फैक्ट्री में कंटेनर होगा, उस कंटेनर में डाल के बताएंगे कौन सा कंटेनर। दो टाइप के कंटेनर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, सेंटिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन, दुनियादारी, वो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो कहलाएगा बायो प्रोसेस, और जो ये प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो ये लैब में होगा, लेबोरेटरी में होगा। यहाँ पे साइंटिस्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कर। यहाँ पे साइंटिस्ट जरूरत नहीं, यहाँ पे वर्कर की जरूरत है, और यहाँ पे जरूरत है साइंटिस्ट की। अब अलग बात है कि वर्कर अपने आपको साइंटिस्ट मान ले, साइंटिस्ट आपको वर्कर मान ले, समझाने के लिए आपके लिए है। ठीक है ना, डरिएगा मत। ठीक है ना, कि बायो प्रोसेस में तो हम काम करते हैं, हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो इतना पढ़े लिखे हैं। तो कुल मिला के अब हम लोगों को 4 स्टेप में सारी कहानी समझ में आ गई, और इसी कहानी को अगली क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सिर्फ 4 या 5 क्लास लगेगी। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं आपके लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो कुछ मत करिएगा, मतलब बताइएगा कि अच्छा है, क्या चीज़ कमियां हैं, किसमें सुधार किया जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी बना रहा हूँ, थोड़ा सा भी वो है, क्या कहते हैं कि फ्रेशर हूँ अभी मैं। ठीक है, ओके। ये स्माइली फेस कैसा है, फिनो टाइप है ना, क्योंकि स्माइलिंग फेस है। और पहले कैसा था, डल। इसमें क्या डला, क्या डला, इसमें डला हमारा आरडीएनए। जब भी हम आरडीएनए डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा जो होस्ट सेल होगा क्या हो जाएगा, मुस्कुराने लगेगा। और इसी को क्या करेंगे, बायो प्रोसेस। बस यही कहानी है। ठीक है।